फिट ट्यूबर इंडिया के मतलब लीडिंग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइटली सो। इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मैं फैन, और दुनिया भर में लोग इनको देखते हैं, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी है। तो मेरे क्लाइंट हैं यूएस से, उन्होंने इनकी एक वीडियो देखी और उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे कि क्या ऐसे हमें करना चाहिए अपने फैट लॉस डाइट पे। एंड आई वाज लाइक मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ काफ़ी सारी चीज़ों से। तो आज की इस वीडियो में हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, जो कि फिट ट्यूबर ने भी आई गेस 2 हफ्ते पहले बनाई थी, लेकिन इंग्लिश चैनल पे शायद पहले भी बनाई हुई उन्होंने, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो ये बताते हैं 5 टिप्स अपने की वेट लॉस या फैट लॉस कैसे किया जाए। तो अगेन ये जो रिव्यू होने वाला है इट्स गोइंग टू बी रिस्पेक्टफुल एज ऑलवेज, क्योंकि पर्पस इस रिव्यूज का यही होता है कि हम सब सीखें इससे। तो आइए शुरू यार मैं अपनी नई डाइट में सब कुछ कर रहा हूँ, बाहर का नहीं खाया, चीनी और मैदा बंद है, पर यार ये वेट कम ही नहीं हो रहा। हाँ यार, कुछ तो कम होना चाहिए। कब से कर रहे हैं? यार 12 बजे से कर रहा हूँ, 5 बज गए हैं, अभी तो कम नहीं हुआ। कौन है? कहाँ से आती है? इट्स मस्ती। वेट लॉस इंडस्ट्री आए दिन एक नई डाइट निकाल देती है। अब तो इतनी सारी डाइट्स हो गई हैं कि कौन सी फॉलो करें और कौन सी छोड़ें समझ ही नहीं आता। लेकिन आप टेंशन ना लो, मैंने इन सभी डाइट्स को प्रॉपर्ली समझने के बाद वर्स्ट टू बेस्ट रैंक किया है। तो कौन सी है बेस्ट वेट लॉस डाइट या कहें फैट लॉस डाइट, आइए बात करते हैं। मैं खुद कौन सी डाइट फॉलो करता हूँ ये भी आपसे शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। प्रैक्टिकलिटी, इफेक्टिवनेस, हेल्थ और प्राइसिंग के बेसिस पे मैंने इन सभी पॉपुलर वेट लॉस डाइट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 से, जिसमें आती है मिलिट्री डाइट और जीएम डाइट। ये दोनों डाइट्स का एक ही तरीका है, झटके से वेट लॉस करना। एक्चुअली इन डाइट्स को पनिशमेंट कहना गलत नहीं होगा, लेकिन लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि एक हफ्ते में ही अच्छा खासा बॉडी वेट कम हो जाता है। बिल्कुल वेट लॉस होता है, क्योंकि जितना कम इसमें खाना होता है उससे बॉडी का वाटर वेट कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही डाइट छोड़ी ये वेट फिर से बढ़ जाता है, कई बार तो पहले से भी ज्यादा। और छोड़ोगे क्यों नहीं? क्या आप इसे रोज खा सकते हो? नहीं ना। तो बेसिकली ऐसी डाइट का फायदा ही क्या जो सस्टेनेबल ना हो। अगर कोई पॉजिटिव इस डाइट का सोचूं तो बस यही है कि ये आपके माइंड को हेल्दी डिसिप्लिन्ड ईटिंग के लिए ट्रेन कर सकती है। लेकिन वेट कम करने की ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसी डाइट से बॉडी को झटका लगता है, जिससे स्लो मेटाबॉलिज्म, हेयर फॉल और वीकनेस जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए इन क्रैश डाइट से खुद को कोसों दूर रखें। कैटेगरी नंबर 2 में आती है हाई प्रोटीन पेलियो डाइट। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 डाइट्स की बात करी इन्होंने, एक आपकी है मिलिट्री डाइट और दूसरी है जीएम डाइट। जो सारी डाइट्स अभी आई गेस ये मेंशन करेंगे, उनमें से एक ये डाइट है जिससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, मतलब अग्री के सबसे बेकार डाइट है वो जीएम डाइट है। अब जीएम डाइट के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, कोई कहता है जनरल मोटर्स में डेवलप हुई थी, और एक चीज़ ये भी है कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है अलॉन्ग विद एफडीए और जॉन हॉपकिंस सेंटर जो इन्होंने मिलकर बनाई थी, लेकिन बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। चलो ओरिजिन का हमने क्या करना है मैं बताता हूँ आपको जीएम डाइट होती क्या है। जीएम डाइट मैक्सिमम वेट लॉस के लिए बनाई जाती है। जो डे 1 होता है उसमें कहा जाता है कि फ्रूट्स खाएं, सिर्फ फ्रूट्स खाएं, कोई भी फ्रूट्स खाएं, कितना भी फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन डे 1 में सिर्फ फ्रूट ही खाना है। और उसके बाद जो मेलन्स हैं वो खाने को बोला जाता है मैक्सिमम वेट लॉस करने के लिए। आई डोंट नो मेलन्स में ऐसा क्या है। जो डे 2 है उसमें कहा था सिर्फ वेजिटेबल्स खाएं, मोस्टली रॉ खाने को ज़्यादा कहा जाता है, मतलब जो वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं। और कहा यह जाता है कि जो पोटैटो हैं हमारे प्रिय आलू, उनको सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाइए। डे 2 हो गया। हाँ जी, डाइट की बात हो रही है। डे 3 में दोनों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, और बस कहा जाता है कि आप आलू और पोटैटो ना खाएं, लेकिन खाएं जितना मर्जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डे 4 में कहा जाता है आप सिर्फ बनाना और मिल्क खाएं, 6 से 8 बारी खाएं, और जो दूध है वो स्किम मिल्क पिएं। आई गेस इस बात से विवेक हैं जो फिट ट्यूबर के, ये भी डिसएग्री करेंगे कि जो बनाना और मिल्क वाला पार्ट है ये आयुर्वेद में कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। तो लेकिन ये कहते हैं बनाना शेक पियो, तो चलो पियो फिर। डे 5 में आप किसी टाइप का मीट, अगर आप वेजिटेरियन है तो मे बी पनीर या कुछ खा सकते हो, और जो मीट के साथ आप 6 टमाटर खाइए और पानी बहुत सारा पीजिए। डे 7 है उसमें कहते हैं ब्राउन राइस खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और कोई भी क्वांटिटी मेंशन नहीं की गई है। तो एज यू कैन सी ये डाइट मतलब भूल जाइए कि जीएम नाम की डाइट भी है। जीएम डाइट कभी भी फॉलो मत कीजिए, टोटल बेकार चीज है। क्योंकि हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो हमें कैलोरीज की बात करना बहुत जरूरी है। पता है प्रॉब्लम क्या है? लोग बोलते हैं कैलोरीज मैटर नहीं करती। कैलोरीज मैटर करती हैं, एग्जैक्ट कैलोरीज मैटर नहीं करती हैं। मतलब कि आपको कैलोरी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगी। तो इससे क्या हो रहा है, आप देखो ओवरऑल जो क्वांटिटी ऑफ फूड है अक्रॉस द वीक वो आप बहुत कम खा रहे हो। तो दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है आपका डेली कैलोरी इंटेक, एक होता है आपका वीकली कैलोरी इंटेक। अगर लेट्स अज्यूम कि आप 2 दिन बहुत कम खाना खाते हैं लेकिन 4-5 दिन बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तो आप वेट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो दोनों जो कैलोरी एक्सपेंडिचर हैं वो आपके फेवर में होने चाहिए।
जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड है उससे आपका वेट मेंटेन रहता है, लेकिन लेट्स ज्यूम आप बहुत सारे मीठा खाना शुरू कर दे रहे हो, मतलब कि बहुत सारी कैलोरीज बढ़ती जा रही हैं, तो उससे क्या होगा, आपका वेट गेन होगा। अगर आप खाना कम करोगे तो वेट लूज होगा। तो ये सिंपल शब्दों में होता है कैलोरी मेंटेनेंस, सरप्लस और डेफिसिट। लेकिन एक चीज आपको और जाननी है, कैलोरी इज नॉट अ कैलोरी, उस हिसाब से कि जो 1 ग्राम प्रोटीन की कैलोरी होती है वो डिफरेंट होती है 1 ग्राम फैट्स और कार्ब्स की कैलोरी से। वो क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है, अगर एक्सेस प्रोटीन भी होगा आपकी बॉडी में स्टोर होकर आपको मोटा नहीं बनाएगा, लेकिन एक्सेस फैट्स जाएंगे, एक्सेस कार्ब्स जाएंगे तो वो आपको मोटा कर सकते हैं और आपके वेट लॉस जर्नी को हिंडर कर सकते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखिए। अब मिलिट्री डाइट की बात करते हैं। मिलिट्री डाइट के प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब आप इसको यूज कर सकते हो। मिलिट्री डाइट का मतलब क्या होता है, अगर आप सिंपल शब्दों में समझो तो 3 दिन आप बहुत लो कैलोरी डाइट्स खाओ, और जब लो कैलोरी डाइट 3 दिन खाओगे तो उसके बाद होगा क्या कि आप साइकोलॉजिकली थोड़े वियर आउट हो जाओगे, थोड़ी वीकनेस फील होगी, तो नेक्स्ट 4 दिन कहते हैं हम नॉर्मली खाना खाओ। तो ये मिलिट्री डाइट है। तो ये आई वुडंट से कि आपको इस तरीके से वेट लूज करना चाहिए, लेकिन लेट्स अज्यूम आपको वेट लॉस करना आ गया। मतलब ये स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूं अपने क्लाइंट्स के साथ कि जो एडवांस हो चुके होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती डाइट प्लान फॉलो करने में। लेट्स अज्यूम लाइफ कई बार बहुत ज्यादा बिजी हो गई, सारे मील्स नहीं खाए जाते या कुक नहीं किया जाता, तो उस केस में ठीक रहता है कि 3-4 दिन आप कीजिए बिल्कुल लो कैलोरी कीजिए, अगले 4 दिन जो हम नॉर्मल कर सकते हैं, ताकि आप ओवरऑल वीकली कैलोरी इंटेक को बैलेंस कर सकें और जो आपका गोल है वो फैट लॉस का, उसकी तरफ अग्रसर हो सके। अब अगली कैटेगरी देखते हैं। तो कार्ब्स, एटकिंस डाइट और हाई फैट कीटो डाइट। इन डाइट्स की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा ही रिस्ट्रिक्टिव हैं। प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन ही खाते रहो, कार्ब बिल्कुल बंद कर दो, तेल फैट्स बिल्कुल बंद कर दो। जैसे पेलियो डाइट, जिसे हंटर गैदरर डाइट भी कहा जाता है, इसमें आप अनाज, दालें, मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खा सकते, बस मीट खाते रहो। इससे यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती हैं और जेबें भी ढीली हो जाती हैं। ऐसे ही चलो इसकी बात करते हैं। और ये मैं बोलूंगा एक बायस है लोगों का कि अगर आप मीट खाते हो या प्रोटीन खाते हो तो कोई ना कोई दिक्कत आपको होगी। तो पहले पेलियो डाइट जानना आपको जरूरी है कि पेलियो डाइट होती क्या है। पेलियो डाइट में आप मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, स्पाइसेस खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, हेल्दी फैट्स खा सकते हैं, ऑयल्स खा सकते हैं। और मोस्टली इसमें से अवॉइड क्या किया जाता है, जो प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं वो। अब बात करते हैं यूरिक एसिड की, ठीक है। और ये लोग आई गेस बहुत सारे लोग यूरिक एसिड को ढंग से नहीं पहचान पाते। आपके वर्कआउट की बात करते हैं। जब ये वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस होता है जिससे रिकवरी बॉडी में इनिशिएट होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप इन्फ्लेमेशन को समझो तो बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती कब जाएगी, जब बॉडी देखेगी इंजरीज अलग अलग जगह पे हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियड रीजंस, तो फिर इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में बढ़ेगी तो हमारी डिजीजेस बढ़ती जाएंगी। अब बात थोड़ी यूरिक एसिड की करते हैं। अब जब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। और मीट होता है, सी फूड होता है, इसमें कुछ चीजें होती हैं जिसे बोलते हैं प्यूरिन्स, और जब प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो लोग कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अभी जो स्टडी पेश कर रहा हूं मैं, ये एक्चुअली बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें 4000 के आसपास चाइनीज लोगों को लिया गया था जो कि 40 से 74 ईयर्स के बीच में थे और वो शंघाई चाइना में रहते थे। अब जो यूरिक एसिड है वो टाइप 2 डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, हर चीज एसोसिएट किया गया। इस पे आता हूं। लेकिन एक और चीज है जब हमने चीज देखी है वो ये है कि जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एक एंड प्रोडक्ट है, और जो हायर प्यूरिन डाइट्स हैं उनमें एक इफेक्ट होता है, उसे बोलते हैं यूरिकोसोरिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी ज्यादा यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर देती है ताकि आपके ब्लड सीरम लेवल्स में कम यूरिक एसिड रहे। मीट और सी फूड को डायरेक्टली एसोसिएट किया गया है यूरिक एसिड के साथ, और डेयरी को एसोसिएट किया गया है कि हो सकता है ये आपका यूरिक एसिड कम करे। इसलिए अगर आपको यूरिक एसिड का इश्यू है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। बड़े सारे लोग डिबेट करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज हैं इस चीज को लेके। लेकिन पता है एक चीज जो हम सब मिस कर रहे हैं इस पॉइंट में, कोई भी रिफाइंड कार्ब्स की बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं। अब मैं पेलियो की बात करता हूं, जो अभी पेलियो डाइट की बात चल रही थी, लेकिन बात थी ओवरऑल इन्फ्लेमेशन की। जो यूरिक एसिड है ये एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। अगर यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ रहा है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। अब इन्फ्लेमेशन कैसे बढ़ेगी, जैसे मान के चलिए आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एचडीएल है, एलडीएल है, ब्लड शुगर है और बाकी जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, अगर तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है अगर ये बिगड़े हुए हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो यूरिक एसिड भी आपका बढ़ेगा। तो इन्फ्लेमेशन और यूरिक एसिड का आपस में रिलेशनशिप है। लेकिन एक आपके सामने स्टडी और पेश करता हूं, इसमें जो पेलियोलिथिक न्यूट्रिशन है उसको देखा गया था इन सारे पैरामीटर्स के साथ, और देखा यह गया था कि जो पेलियो डाइट है इनका इन सब पैरामीटर्स के ऊपर बहुत अच्छा असर है। तो पेलियो डाइट से यूरिक एसिड बढ़ना
डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि है। हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि द बिलाउड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो हमारी डाइट में है वो बहुत दिक्कत करते हैं। लेकिन अगर मोस्टली जो फैट, प्रोटीन और वेजिटेबल्स वाली डाइट है ये आपको बहुत सारी डिजीजेस से दूर करेगी। तो इसलिए पेलियो डाइट जो है उसका डेफिनेटली हैज अ टाइम एंड प्लेस। क्या इसका लाइफस्टाइल बना सकते हैं? नहीं। लेकिन कई बार कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। हेल्थ कंडीशंस बेटर होती हैं इससे, वर्स नहीं होती। तो मे बी फैट लॉस डाइट अगर आप कर सकते हैं तो प्रिटी गुड, क्योंकि फैट लॉस तो होता ही होता है और आपकी हेल्थ को भी बेटर बनाएगी, वर्स नहीं बनाएगी। क्योंकि पेलियो डाइट और यूरिक एसिड का हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लो कार्ब डाइट में भी अनाज, दालें, यहाँ तक कि फल सब्जियां भी बंद करवा देते हैं और फिर कीटो डाइट में सिर्फ फैट्स पे ही जोर होता है। भारतीय लाइफस्टाइल में तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। ये समझना चाहिए कि बिना अनाज के बॉडी को फाइबर नहीं मिलता, तभी तो इन डाइट से कब्ज की दिक्कत बड़ी कॉमन है। बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन, कार्ब, फैट के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स का जाना भी बहुत जरूरी है, वरना बॉडी में कमियां, थकान, हार्मोनल इंबैलेंस, स्किन हेयर प्रॉब्लम्स और इम्यूनिटी गिरती है। डाइट हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको शायद ये बात इंटरेस्टिंग लगे कि इन डाइट्स को डिजाइन करने का पर्पस ही कुछ अलग था। जैसे कीटो डाइट 1920 में एपिलेप्सी की बीमारी से लड़ने के लिए बनाई गई। लो कार्ब डाइट्स भी पश्चिमी देशों के लिए बनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखो तो वो ज्यादातर ब्रेड्स, डोनट्स, मफिन्स, पास्ता और पिज्जा खाते हैं। लो कार्ब मतलब ये फाइबरलेस फूड्स को हटा देना, जो कि सही भी है, लेकिन बाद में पता चला कि साइड इफेक्ट्स हैं। वहीं भारतीय डाइट में होल ग्रेन्स खाए जाते हैं जो फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, इसलिए कार्ब्स खाओ, बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। कैटेगरी नंबर 3 पे आने ओके, कार्ब्स जरूरी नहीं है बॉडी के लिए। हम न्यूट्रिशन में बात करें तो हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल फैट्स होते हैं, एसेंशियल कार्ब्स नाम की कोई भी चीज नहीं होती। और जो एक दूसरी चीज ये है कि जैसे एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली कि बड़ी सारी डाइट्स का जो ओरिजिन था अलग था। अगर मैं बात करूं कीटोजेनिक डाइट का, बिल्कुल सही बात बोली विवेक ने कि ये एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए थी। 3 साल के बच्चे को कीटो डाइट सेफ लगती है, तो इससे इसकी सेफ्टी प्रोफाइल का पता चलता है। I'm a बिग एडवोकेट कि अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशंस हो तो कीटो डाइट आप बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि सेफ है। और रही बात इस डाइट की, तो इसमें एक और लोग बहुत समझते हैं कि जो कीटो डाइट है इंडिया के लिए नहीं है। पहले तो हम इंडिया वैसे नहीं रहा जैसे पहले था कि हम बाहर जाते थे, खेतों में जाते थे, ऐसा कोई भी काम हम बिल्कुल नहीं करते। अब यू नो इट ऑल राइट, अब लाइफस्टाइल सबका कैसा हो गया, तो हमें कार्ब्स पे रिलायंस अपनी कम से कम करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो खूब सारा वर्कआउट करो, जो कि मैक्सिमम लोग करते नहीं। और जो अभी कीटो डाइट है आप इंडियन मील प्लान से भी आराम से कर सकते हो, वेजिटेरियन होके भी कीटो डाइट आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, पनीर लेना है और आप खूब सारी वेजीज खा सकते हो। तो वेजीज से आपको फैट तो आ ही सकता है, वेजीज और सैलड से आपको वेजीज का फायदा भी मिल जाएगा। जो दूसरी चीजें हैं, लेट्स अज्यूम आप मीट खाते हो, तो लोग कहते हैं कि मीट में सिर्फ प्रोटीन और फैट्स होते हैं। देखो अगर आप साइंटिफिकली चीज को देखो ना, अगर हम लेट्स से लीवर की बात करता हूँ, लैम लीवर की बात करता हूँ, बिल्कुल अनबायस होकर इस बात को सुनिएगा। विटामिन ए की बात करते हैं। जो विटामिन ए है जो लीवर में मिलता है वो प्योर विटामिन ए होता है, मतलब जैसे वो खाते हो बॉडी में तुरंत अब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसे बहुत सारी सब्जियों में होता है विटामिन ए, वो एक्चुअली विटामिन ए नहीं होता, वो बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन क्या चीज होती है? बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। तो जब बीटा कैरोटीन हम लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको विटामिन ए में बनाती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर न्यूट्रिशन वाइज चीजें देखनी है ना आपको, तो बायसेस हटाइए। तो मीट, अच्छा क्वालिटी मीट के भी अच्छे खासे फायदे हैं। हाँ, आपके एथिकल रीजन हैं, धार्मिक रीजन है, आप बिल्कुल ना खाइए, वो बात अलग है। लेकिन सिर्फ डायरेक्टली ये बोल देना कि मीट अनहेल्दी है और वेजीज आपकी बिल्कुल हेल्दी हैं, कंप्लीट स्टोरी नहीं है। दोनों ही चीजें हेल्दी हैं, जो मीट प्रोडक्शन है वो भी और वेजीज भी। तो मीट एंड वेजीज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन जो रिफाइंड कार्ब्स है उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये एक मिसकंसेप्शन है अभी हमारी कम्युनिटी में बहुत सारा कि हमें कार्ब्स की जरूरत है। वी डोंट नीड कार्ब्स, क्योंकि एसेंशियल कार्ब्स नाम की अगेन कोई भी चीज नहीं होती। इससे पहले बात करते हैं कुछ डिसऑनरेबल मेंशंस की। डिसऑनरेबल मेंशन में वो सभी डाइट्स आती हैं जो आपको या तो बहुत भूखा रखें या फिर सिर्फ एक ही डाइट को खाना खाने के लिए कॉलीफ्लावर डाइट, वाटरमेलन डाइट के चक्कर में ना पड़े। आइए अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की, जिसमें इससे मैं आपको एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा। क्यों अगेन जब मैं जैसे लोगों के साथ काम करता हूँ बहुत सारी कंडीशन सामने आती हैं। बहुत सारे लोगों आप में से नाम सुना नहीं होगा, एक कंडीशन होती है बोलते हैं सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ठीक है, अगर आपको बहुत सारी वेजीज या फाइबर खा के ब्लोटिंग फील होती है और बहुत अजीब सा फील होता है, नो मैटर आप उसको फर्मेंट करो कुछ करके, हर चीज से हो रही है, तो हो सकता है आपको कंडीशन हो सीबो। तो उस केस में आपको फ्रूट्स नहीं पचेंगे, वेजीज नहीं पचेंगी, फाइबर नहीं पचेगा। देखो ऐसी चीज भी होती है। तो जस्ट बिकॉज कोई चीज मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ठीक है डजंट मीन कि वो आपके लिए भी ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड। हर एक बॉडी, नो मैटर हम कितने सिमिलर है, लेकिन डिफरेंसेस भी हम लोगों में बहुत होते हैं। खास न्यूट्रिशन को लेके फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू और स्टिक टू दैट पार्ट।
आती है मेरे ओपिनियन में बेस्ट डाइट, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखा जाए तो ये कोई डाइट नहीं, ये है एक मील प्लान जिसमें आपको 8 घंटे के लिए खाते रहना होता है और 16 घंटे के लिए फास्ट करना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बॉडी के 2 महत्वपूर्ण प्रोसेसेस को भूलती नहीं, एलिमिनेशन फेज और बिल्डिंग फेज। जब आप बॉडी को रेस्ट देते हो तो वो खुद को डिटॉक्सिफाई, रिपेयर और रिजुविनेट कर लेती है। वहीं बिल्डिंग फेज में बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए 8 घंटे अच्छे से खाओ और बाकी टाइम रेस्ट दो। रिसर्च ने कंफर्म किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन, जो कि फैट स्टोरिंग हार्मोन है, वो कम होता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है जिस वजह से मसल मास बढ़ने लगता है। 16 घंटे का फास्ट एकदम से ज्यादा लग सकता है, बट सोचो इसमें 7-8 घंटे तो रात को सोने के ही माइनस हो गए। बाकी ये भी प्रूवन है कि हमारी भूख बहुत अडेप्टिव होती है, 4-5 दिन में बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई कि अगर आप एक्स क्वांटिटी फूड 16 घंटे की विंडो में खाओ और फिर वही एक्स क्वांटिटी फूड 11 घंटे की विंडो में खाओ, तो खाने की क्वांटिटी भले ही सेम है, लेकिन आपकी बॉडी 11 घंटे वाले में ज्यादा फैट लूज करेगी। यहीं पे ही एलिमिनेशन फेज की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी फास्ट करती है, मतलब डिटॉक्सिफाई करती है, जिसके साइंस हमें उठने के बाद दिख जाते हैं। वैसे ये 16 घंटे का नंबर भी कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो 12 घंटे से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ा लो। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नए जमाने की डाइट नहीं है, बल्कि हम भारतीय तो इसे, या मैं कहूं इसके भी एडवांस्ड वर्जन को हमेशा से ही फॉलो करते आए हैं, द आयुर्वेदिक डाइट। जहां इंटरमिटेंट फास्टिंग में ईटिंग और फास्टिंग विंडो आप डिसाइड करते हैं, वहीं आयुर्वेदिक डाइट में ये कुदरत डिसाइड करती है। जी हाँ, सनराइज से सनसेट के बीच में होता है खाने का टाइम और बाकी टाइम आप फास्ट करते हो। फिर इसी विंडो में आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से मील्स को प्लान कर सकते हो। बताओ, ऐसे ही तो खाता आ रहा है हमारा भारतीय किसान। हमारे पूर्वज इस बात को समझ गए थे कि डाइजेशन सूरज पे निर्भर है। चढ़ता है तो बॉडी में अग्नि बढ़ती है और ढलता है तो पाचन अग्नि मंद हो जाती है। सूरज ढलने के बाद दूध पी सकते हैं, इससे नींद भी अच्छी आती है। मैं खुद आयुर्वेदिक डाइट ही फॉलो करता हूँ। मैं यहाँ ओमैड मतलब 1 मील अ डे डाइट के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। ओके, ओमैड से पहले हम बाकी चीजें बात करते हैं। तो जो लोग हमें रेगुलरली देखते हैं उनको पता मैं फास्टिंग का कितना बड़ा प्रोपोनेंट हूँ। मैंने 5 दिन की फास्टिंग की थी, 5 दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, यू कैन लाइक वॉच दैट वीडियो। तो फास्टिंग से होता क्या है, समझिए पहले चीज़, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी खाना खाते हैं, मान के चलिए आपने आलू खाए, आलू जैसे खाएंगे तो आपकी बॉडी का काम क्या होता है, पेनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज की, इंसुलिन रिलीज करने के बाद वो आलू की एनर्जी आपके सेल्स तक ले जाता है। तो मोटा मोटा यही काम होता है, ठीक है। अब इमेजिन, जैसे जो लोग बोलते हैं कि आप दिन को 6 टाइम खाना चाहिए, वो मेरे ख्याल से सबसे बेकार तरीका है खाना खाने का। उससे वो क्या यार, बार बार खाना आ रहा है और इंसुलिन को बार बार काम करना पड़ रहा है। अब जो प्री डायबिटिक स्टेज क्या होती है कि बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाता है और सेल्स आपके कहते हैं क्या इंसुलिन है, तू बार बार आ जाता है मेरे को खाना खिलाने, ठीक है, मुझे नहीं आना। तो जब कम इंसुलिन से काम नहीं चलता तो आपकी बॉडी इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट करती है। जहां पे इंसुलिन को 10 यूनिट काम करना था वहां पे 40 यूनिट काम कर रही है। तो सॉरी, इंसुलिन पेनक्रियाज को। अब पेनक्रियाज का काम जब 4 गुना बढ़ गया तो उसकी लाइफ 4 गुना शॉर्ट हो गई। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं किसी भी टाइप की विंडो में, तो उससे ये चीज हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या? क्योंकि मैक्सिमम टाइम जैसे 16 और 8 का जो विंडो होती है, 16 घंटे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम रहेंगे। जब वो कम रहेंगे, इंसुलिन कम रहेगी। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का ऐसा रिलेशनशिप है, इंसुलिन कम तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होगा, जिसके बहुत सारे फायदे हैं, एंटी एजिंग, मसल प्रिजर्वेशन, ये सारे के सारे बेनिफिट्स के। लेकिन 2 चीजें अब हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी फास्टिंग विंडो में जितना मर्जी खाना खाओ वेट लूज करोगे, आपको तब भी कैलोरी डेफिसिट में होना जरूरी है। हाँ, आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को हेल्दी जरूर कर देगा और एक 16-8 की विंडो बहुत ही अच्छी विंडो है खाने के लिए। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको कैलोरी डेफिसिट तब भी रही है। और इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत स्टडीज डाल दूंगा, तो वो आप पढ़ के अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो नॉलेज है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ रहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप पहला स्टेपिंग स्टोन है। और एक प्रॉब्लम इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि बहुत वियर्ड विंडोज मत रखिए अपने खाने की। जैसे अगर आप शाम को 4 बजे शुरू की, रात के 12 बजे तक नहीं। और ये वे हम बहुत सी बात बोलते हैं, खास जो आयुर्वेदिक डाइट प्लान की बात करते हैं कि आप सन के साथ खाइए, जो कि बिल्कुल सही है। सबसे बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो जो है वो सुबह 10 बजे से 6 बजे तक है। 11 से 7 उससे लेट मत कीजिए। 12 से 8 आपका लास्ट होना चाहिए, उसके लेट आपका खाना नहीं होना चाहिए। खासकर अगर जिन लोगों को पेट की दिक्कत है तो आपको अपनी जो विंडो है वो बहुत रात को खत्म नहीं करनी है, क्योंकि जैसे सूरज नीचे आता गया वैसे आपकी जो अग्नि है, डाइजेस्टिव अग्नि, वो कम होती जाती है। ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एडवांस्ड वर्जन है। अगर आप एक प्रॉपर वेल बैलेंस्ड मील खा रहे हैं तो ओमैड में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको इस डाइट पे बहुत धीरे धीरे शिफ्ट करना होगा, फिर चाहे सालों क्यों ना लग जाए। क्योंकि झटके से अगर इतना खाना कम कर दिया तो ना तो आप सस्टेन कर पाओगे और ना ही बॉडी झेल पाएगी। अगर आपको लगता है कि दिन में एक बार खाना इम्पॉसिबल है तो ट्विटर के CEO मिस्टर जैक डॉर्सी को जरूर सुने। लेकिन हाँ, प्रोग्रेशन स्लो और स्मूथ होना चाहिए। रिकैप करें तो मिलिट्री और GM जैसी क्रैश डाइट्स वर्स्ट हैं। हाई प्रोटीन ओके, अभी ओमैड डाइट एब्सोल्युटली, मतलब
जितना मैं फास्टिंग को स्टडी कर रहा हूँ, एक चीज़ समझ आ रही है, जितना कम खाना खाएंगे, न्यूट्रिशन डेंस खाना खाएंगे, उतना बढ़िया होगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्थ कंडीशन है ना जो काफ़ी टाइम तक जा नहीं रही है, आपको एक प्रीमाइस बताता हूँ जो मैंने सीखा है इतने सारे क्लाइंट साथ काम करते करते, वो ये कि हमारी बॉडी लाइक इनक्रेडिबली स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, ठीक है। इसको अपने आप को ठीक करना बिल्कुल आता है, लेकिन आपको कंडीशंस देनी पड़ती हैं। जब आप फास्टिंग की बात करते हैं तो फास्टिंग जैसे टाइम पे अभी कोरोना ही बहुत आ रहा है, तो रेगुलरली किसी टाइप की फास्टिंग जरूर आपने शेड्यूल में इंक्लूड करें। और अब जो ओमैड वाला पार्ट है कि 1 मील अ डे, ये ऑफ कोर्स एक बड़ी एडवांस फॉर्म है, लेकिन डू ट्राई इट आउट फॉर अ वीक और 2 वीक्स। और स्टार्टिंग टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जैसे आप डाइट में थोड़ा निपुण होते जाएंगे, आपकी बॉडी कस्टम होगी, तो आपको कोई क्रैशेस नहीं फील होंगे, कोई भूख नहीं लगेगी। और शाम के टाइम एक टाइम एनर्जी जब आप मतलब जब अपना मील खाएंगे उसके बाद भी लाइक परफेक्टली फाइन। तो गाइस, ये हमेशा खाना जरूरी नहीं होता, अपने आप को रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर हम जिम जाते हैं, हम ये चीज समझते हैं कि आपके मसल्स को हफ्ते में 2 दिन रेस्ट देंगे तो ग्रोथ बेटर होगी, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर उसको रेस्ट नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली हो, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन।